नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बिजोलिया। आज का अध्ययन का टॉपिक है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण जैसा कि एमडीएस यूनिवर्सिटी का बीए पार्ट फर्स्ट का व्याकरण का टॉपिक है। और संधि के अलावा अभी तक संज्ञा प्रकरण का अध्ययन किया जा चुका है। संज्ञा प्रकरण के तहत ही एक सूत्र आता है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता जो सूत्र है वो संहिता संज्ञा विधायक अथवा संधि विधायक सूत्र भी उसे कहा जा सकता है। परः सन्निकर्ष संहिता का अर्थ है कि वर्णानाम अतिसहित सन्निधि संधि इति उच्यते, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता, अर्थात वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन वर्ण, इन दोनों की अत्यधिक जो निकटता होती है, पारस्परिक निकटता, समीपता, उसे ही सामान्यतः संधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब संधि में क्या है, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो प्रथम वर्ण और एक अंतिम वर्ण। तो इसमें वर्ण द्वेष से अर्थात दो प्रकार के वर्णों के मध्य जो समीपता देखने को मिलती है, वो समीपता जो होती है वो अतिसहित होता है, अर्थात अत्यधिक समीपता होनी चाहिए, या उसे यह कहा जा सकता है कि उन वर्णों के मध्य व्यंजन या अर्धमात्रा से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर यदि अर्धमात्रा से ज़्यादा का अंतर होगा तो वहाँ पर संधि न होकर संयोग हो जाता है। तो वर्णों के अत्यधिक समीपता को ही सामान्यतः संधि कहा जाता है। संधि की नित्यता या संधि कहाँ कहाँ पर होती है, या कहाँ या किन किन विषयों में संधि की जाएगी, इसके संबंध में एक श्लोक है कि संहितेक पदे नित्या धातुपसर्गयो नित्या समास्य वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर संधि कार्य अपेक्षित होता है, वहाँ इच्छित होता है, जहाँ की एक आता है कि संहितेक पदे नित्या, अर्थात एक पदे अर्थात पदों के मध्य में, अर्थात दो पद होने चाहिए, उन दो पदों के मध्य में संधि कार्य संपन्न होता है। दूसरा आता है कि धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग के मध्य भी संधि कार्य संपन्न होता है, वहाँ पॉसिबल होता है। तीसरा जो है वो है समास, अर्थात सामासिक पदों में भी संधि कार्य देखा जाता है। तो तीन प्रकार से संधि की नित्यता देखी जाती है। अब दो पद जैसे कि मैंने पहले संयोग भी बताया था और संधि भी बताया था, संयोग के बारे में भी संज्ञा प्रकरण में पहले उल्लेखित किया जा चुका है। एक सूत्र आता है हलो अंतरा संयोग, अर्थात जहाँ पर या दो व्यंजनों के मध्य में अंतरा संयोग अर्थात अजंत अर्थात स्वर का व्यवधान नहीं होना चाहिए, अर्थात जहाँ पर स्वरों के व्यवधान से रहित हल अर्थात व्यंजन के मध्य जो के मध्य अत्यधिक निकटता जो होती है वहाँ पर संयोग संख्या होती है, और संयोग संज्ञा सामान्यतः समास में देखी जाती है, जबकि संधि में संयोग नहीं होता, अर्थात वहाँ पर संयोग नहीं होता, अर्थात वहाँ पर जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और जो द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होता है उन दोनों के मध्य किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार ऐसे कहा जाएगा कि वह उन दोनों वर्णों के मध्य में एक नए वर्ण की उत्पत्ति वहाँ पर देखने को मिलती है। यदि एक नवीन वर्ण की उत्पत्ति नहीं होती है, विकार उत्पन्न नहीं होता है दोनों वर्णों के मध्य, तो वहाँ पर संधि कार्य न होकर वहाँ पर संयोग कार्य संपन्न होता है। तो वहाँ संधि न होकर समासिक पद ही वहाँ पर संपन्न होता है। तो संधि का अर्थ है कि वहाँ पर विकार होना आवश्यक है दो पदों के मध्य, अर्थात प्रथमांत और द्वितीय पद का आद्य वर्ण, उन दोनों की पदों के मध्य विकार होना निश्चित होता है, क्योंकि विकार होने के पश्चात या उन दोनों वर्णों के मिलने के पश्चात संधि में एक नवीन वर्ण की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अब आता है संधि भेदा, अर्थात संधि कितने प्रकार की होती है, कितने भेद संधि के स्वीकार किए जाते हैं। तो प्राचीन काल से ही व्याकरणाचार्यों के मध्य संधि के भेदों को लेकर मतैक्य देखने को मिलता है, अर्थात मत युगांतर देखने को मिलता है। कुछ व्याकरणाचार्य हैं जो संधि के 5 भेद स्वीकार करते हैं, और कुछ व्याकरणाचार्य हैं जो संधि के 3 भेद स्वीकार करते हैं। एक विद्वान हुए, एक व्याकरणाचार्य हुए भट्टोजी दीक्षित, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, और भट्टोजी दीक्षित का एक ग्रंथ प्राप्त होता है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में संधि के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं, और वहाँ पर उल्लेखित है कि संधि पंचदा, अर्थात संधि 5 मानी गई है। किंतु जब बाद में जब व्याकरण को एक सरल रूप में प्रस्तुत किया गया, तो एक विद्वान होते हैं या भट्टोजी दीक्षित के एक शिष्य हैं आचार्य वरदाचार्य जी या व्याकरणाचार्य वरदाचार्य जी,
वरदाचार्य जी का एक ग्रंथ प्राप्त होता है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो वहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में उन्होंने अपने गुरु भट्टोजी दीक्षित द्वारा प्रतिपादित जो संधि के 5 वेद स्वीकार किए गए थे, उन 5 वेदों को सरल रूप में उन्होंने 3 ही वेदों में या लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वीकार किया। तो संधि ही त्रिधा, तो उन्होंने संधि के 3 वेद माने गए। जो प्रथम संधि है वो अच संधि, अच अर्थात अच प्रत्याहार, जिसमें केवल स्वर देखने को मिलते हैं, स्वर वर्णों का ही वहाँ पर गणना होती है, तो अच का दूसरा नाम है स्वर संधि। दूसरी जो संधि है वो है हल संधि। हल संधि अर्थात जिसमें हल वर्ण, हल प्रत्याहार के वर्ण समाहित रहते हैं। हल अर्थात जहाँ पर व्यंजन वर्ण समाहित रहते हैं, तो व्यंजन वर्णों के मध्य जो संधि होती है वो हल संधि कहलाती है। तीसरी जो संधि का प्रकार है वो है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के अंतर्गत ही एक स्वादि संधि भी इसमें शामिल की जाती है। यद्यपि स्वादि संधि को भट्टोजी दीक्षित ने एक भिन्न या एक अतिरिक्त वेद के रूप में स्वीकार किया था, 5वें वेद के रूप में। तो विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग के मध्य, जो विसर्ग के मध्य या विसर्ग का जहाँ पर कार्य किया जाता है या जहाँ पर विसर्ग वर्ण का आगमन होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि की जाती है। ये तो हुई संधि के भेद। अब प्रश्न उठता है कि जब संधि के 5 वेदों के स्थान पर जब 3 ही वेद स्वीकार किए गए, तो जो प्रथम संधि का या भेद है स्वर संधि, अच संधि। अब अच संधि में क्या होता है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2 पद होते हैं, अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों ही वर्णों के मध्य, इन दोनों ही स्थानों पर संधि कार्य देखने को मिलता है। अर्थात दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक नवीन वर्ण की उत्पत्ति यहाँ पर होती है, एक विकार उत्पन्न होता है अलग ही रूप में। तो विकार होने के उपरांत ही वहाँ पर संधि कार्य संपन्न होता है। तो जब अच संधि की बात की जाती है, तो अच संधि में क्या होता है कि जो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा, जो अंतिम ध्वनि सुनाई देगी, वो स्वरीय होगी, अर्थात अ ई उ रिल री ए ओ और आई औ, ये जो स्वर हैं, इन स्वरों का की ही वहाँ पर या तो प्रयोग देखने को मिलेगा या वहाँ पर प्रक्रियावस्था के रूप में उनकी ध्वनि वहाँ पर सुनाई देगी। दूसरा जो द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होगा, वो प्रयोग अवस्था में स्वर होगा, अच होगा, अर्थात वहाँ पर अच का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो प्रथम पद का अंतिम अच और द्वितीय पद का प्रथम अच अर्थात आद्य अच, उन दोनों के ही मध्य में यहाँ पर स्वर संधि कार्य होता है। तो दोनों ही स्थानों पर यहाँ पर स्वर की देखने को मिलते हैं। तो स्वर और स्वर दोनों ही मिलने के पश्चात एक नवीन स्वर की उत्पत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है, नवीन स्वर का यहाँ पर आगमन देखने को मिलता है। इसीलिए इसे सामान्यतः अच संधि या स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो संधि का भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि या तो दोनों ही स्थानों पर व्यंजन देखने को मिलेंगे या एक स्थान पर स्वर होगा और दूसरे स्थान पर व्यंजन होगा, किंतु जब एक नवीन वर्ण का उत्पत्ति होगी, एक विकार जब उन दोनों वर्णों के मध्य में होता है, तो वहाँ पर सामान्यतः व्यंजन वर्ण की ही उत्पत्ति होती है और व्यंजन वर्ण का ही आगमन होता है, इसीलिए उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। इसी प्रकार विसर्ग संधि में प्रथमांत स्वर भी हो सकता है, वहाँ पर विसर्ग भी हो सकता है, और द्वितीय का जो आद्य वर्ण होगा द्वितीय पद का, वो स्वर व्यंजन अथवा विसर्ग कुछ भी हो सकता है, किंतु जब एक नवीन वर्ण की उत्पत्ति होगी वो वहाँ पर विसर्ग ही देखने को मिलता है, इसलिए उसे सामान्यतः विसर्ग के नाम से उसे संबोधित किया जाता है। प्रथम जो संधि का प्रकार है अच संधि, इसके भी अलग अलग भेद विद्वानों के द्वारा स्वीकार किए गए। लघु सिद्धांत कौमुदी का जब अपन अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो संधि का प्रकार है वो यण संधि। यद्यपि जब अपन अष्टाध्यायी जो पाणिनिकृत ग्रंथ है व्याकरण का, उस अष्टाध्यायी के ग्रंथ में का जो प्रारंभ होता है वो वृद्धि रेचि सूत्र से होता है या वृद्धि संधि से वहाँ पर उसका प्रारंभ होता है, किंतु यहाँ पर या वहाँ पर वृद्धि संधि को स्वर संधि के प्रथम भेद के रूप में स्वीकार किया गया है। किंतु चूँकि लघु सिद्धांत सिद्धांत कौमुदी या अष्टाध्यायी का एक परिष्कृत ग्रंथ है, सरल भाषा में रूप में यहाँ पर जनमानस के लिए उपलब्ध करवाया, तो यहाँ पर जो संधि का जो प्रथम भेद यहाँ पर समाहित किया गया है वो यण संधि के रूप में या यण संधि का सूत्र यहाँ सबसे पहले देखने को मिलता है। यण संधि अर्थात अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आदिरंत्यन संहिता जो सूत्र पढ़ा था संज्ञा प्रकरण के तहत, और आदिरंत्यन संहिता जो कि प्रत्याहार विधायक सूत्र है, अर्थात प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। तो जब तक अपने को प्रत्याहार बनाना नहीं आएगा या माहेश्वर सूत्र सम्यक रूप से अपने को कंठस्थ नहीं हो जाते या
तो अब तक अपन सामान्यतः व्याकरण का अध्ययन नहीं कर सकते, यद्यपि या व्याकरण को सम्यक रूप से समझ नहीं सकते या सूत्रों का अध्ययन सम्यक रूप से नहीं कर सकते। तो जो सूत्र देखने को मिलेंगे संधि प्रकरण, उन संधि प्रकरण के सूत्रों में कहीं न कहीं प्रत्याहारों का या वहाँ पर प्रयोग देखने को मिलेगा। और प्रत्याहार को समझना आना चाहिए, प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण समाहित होते हैं, किन किन वर्णों की वहाँ पर गणना की जाती है, ये चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो जो यण संधि का जो सूत्र है वो सूत्र आता है इको यणचि। चूँकि अभी संधि प्रकरण का प्रथम वीडियो है तो इसमें सामान्य अध्ययन के रूप में मैं आपको संधि प्रकरण के सूत्रों से अवगत करवा रहा हूँ। तो जो प्रथम सूत्र है इको यणचि, इसकी वृत्ति जो आते हुए इको यणचि अर्थात तीन प्रत्याहार या तीन प्रकार के पद यहाँ पर देखने को मिलते हैं सूत्र में। एक तो देखने होता है इक अर्थात इक प्रत्याहार, दूसरा जो पद है वो है यण अर्थात यण प्रत्याहार, और तीसरा जो पद है वो है अचि अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये शब्द है अच शब्द का, तो अचि अर्थात अच प्रत्याहार। तो इस सूत्र का तीन प्रकार से इनका विभाजन होता है, एक तो इक, यण और अच। जब इसकी वृत्ति करते हैं या इसको परिभाषित करते हैं सूत्र को, तो इस प्रकार इसकी वृत्ति देखने को मिलते हैं कि इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। इकः अर्थात इक प्रत्याहार के स्थाने स्थान पर सप्तमी विभक्ति एक वचन स्थाने अर्थात एक प्रत्याहार के स्थान पर यण अर्थात यण प्रत्याहार के वर्ण य व र ल स्यात् अर्थात हो जाते हैं, अचि अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन शब्द है अचि अच का, अचि अर्थात अच शब्द के या अच के विषय में संहितायाम विषय अर्थात अच की संहिता के विषय में अर्थात जब संधि कार्य किया जाता है उस समय इक के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। एक शब्द आता है सुधि उपास्य, सुधि उपास्य इति स्थित है, जैसा कि सुधि और उपास्य ये दो पदों में देखने को मिलता है। तो इक अर्थात ई उ री री क्रमशः इनका वर्णन देखने को मिलता है, इनकी गणना की जाती है। दूसरा जो प्रत्याहार आता है यण अर्थात य व र ल माहेश्वर सूत्र में जैसा ही सब ये उल्लेखित है, तो वो अपने को कंठस्थ होना चाहिए। बाद में कोई अच फिर आता है कि अचि अर्थात अच प्रत्याहार, तो अर्थात बाद में कोई अच प्रत्याहार का वर्ण। अब एक बात ध्यान रखने आवश्यक है कि अच प्रत्याहार का जो वर्ण होगा या प्रथमांत अच के पश्चात जो द्वितीय पद का जो प्रथम अच होगा वो अच असमान होना चाहिए। असमान का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रथम पद का जो अंतिम अच, जैसे कि यदि यहाँ पर अ या आ वर्ण आता है तो जो द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होगा वो अ अथवा आ नहीं होना चाहिए या उससे भिन्न कोई सा भी स्वर वहाँ पर प्रयोग में आ सकता है। अर्थात ई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ऋकार रे ए ओ आई औ इत्यादि वहाँ पर असमान स्वर होने आवश्यक होते हैं। उसी प्रसंग में क्या होता है कि संहिता के विषय में संहितायाम, तभी संहिता के विषय में इक के स्थान पर यण का कार्य संपन्न होगा अर्थात यण संधि वहाँ पर तभी देखने को मिलेगी। यदि वहाँ पर समान स्वर आ जाते हैं तो समान स्वर के विषय में तो यण के स्थान पर दीर्घ संधि हो जाती है, वहाँ पर यण संधि का कार्य नहीं होता, इसीलिए असमान स्वर होने आवश्यक होते हैं। तो असमान स्वर जो पद हैं जो परिभाषा के रूप में यहाँ पर उल्लेखित है उसको अपने को स्मरण रखना है, याद रखना है। तो जैसा कि एक उदाहरण आया था सुधि उपास्य, और अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है और परीक्षा में पूछा जाता है, पेपर में पूछा गया है पहले, हो सकता है इस बार भी आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में ये शब्द देखने को मिले। तो सुधि उपास्य अर्थात सुधि अर्थात किसकी ध्वनि सुनाई देती है? ई अर्थात दीर्घ इकार की ध्वनि। और दूसरा जो पद आता है उपास्य, उपास्य का जो प्रथम पद है उ, तो उ, तो इन दोनों पदों में क्या होता है कि दोनों स्वर हैं। सबसे बड़ी बात कि प्रथमांत भी स्वर है और जो द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो भी स्वर है। तो दोनों ही पदों के स्थान पर क्या होता है और यण का आगमन हो जाता है। अब यण का आगमन किसके स्थान पर होता है? इक के स्थान पर होता है। अर्थात इक कहाँ पर होगा? प्रथमांत होगा, वो प्रथम पद का अंतिम वर्ण इक होगा। तो उस इक के स्थान पर क्रमशः यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके केवल ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा उसका विभाजन करना है, आपको उस शब्द को समझाना आना चाहिए, सूत्रस्थ उसका उस शब्द को सिद्ध करना आवश्यक होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अभी तक आपने गणित का अध्ययन किया है और गणित में किस प्रकार सूत्रों के माध्यम से उस जो संख्या होती है उस संख्या को हल किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर संस्कृत में भी जो शब्द दिया होता है उस शब्द को सूत्रों के माध्यम से
उसको समझाना होता है, उसको सोल्व करना होता है। धन्यवाद।